मैं कभी भी किसी नेता के सामने अपने हक और अधिकार की जब बात आती है तो किसी नेता के उसके पैर के नीचे और नहीं देखता हूँ। आंखों से आंखें मिलाकर बात करने की क्षमता रखता हूँ, काबिलियत रखता हूँ। मेरे खून के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम काशीराम जी के पैदल सुनाए, हम उनको आइडियोलॉजी मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, और उन्होंने सिखाया है कि राजनीतिक एक वो ऐसी चीज है, अगर राजनीति करोगे तो बड़े से बड़ा ताला है वो राजनीतिक करने से खुल सकता है। मुझे राजस्थान वाल्मीकि महासभा का प्रदेशाध्यक्ष जनता ने बनाया। आरक्षण वर्गीकरण एक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने फैसला सुनाया कि आरक्षण का फायदा निचले स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचा। एटा सिग्रा सब माइनर का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और पूरे राजस्थान में एक पहचान बनाई थी एटा सिग्रा सब आंदोलन में। वो भी जल्द उसका दोबारा हम आंदोलन करेंगे और एटा सिग्रा सब की डिपार्टमेंट को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हरी भरी फसलें होगी और जो आज गरीब जो किसान है वो एक मजबूत किसान बनने का काम करेगा। इस पैटर्न में हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी थी। जिस व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया वो उसको जनता नहीं चाहता। उसका कारण था बोलने का, उसकी काम करने का। इलाके के लोग बड़े नाराज और बड़े दुखी थे। यहाँ की रिपोर्ट थी वो उसके नेगेटिव थी, परंतु किसी तरीके से पॉजिटिव किसानों की वकालत हमारे छोटे भाई राकेश मिश्र जी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ काम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, वो बड़ों का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, बड़े मीठे बोलते हैं। प्रताप कासिया जी ने प्रोग्राम किया, हमारा नगर मंडल वहां नहीं पहुंचा। यानी कि 3-4 धड़े में बटी हुई है। अब 3-4 धड़े में बटी हुई है तो बताइए हम 2028 का जो चुनाव विधानसभा का कैसे जीत पाएंगे। उससे पहले पंचायत के चुनाव आ रहे, पंचायत के चुनाव कैसे जीत पाएंगे। फिर आप बताइए नगर पालिका के पार्षद के चुनाव आए, वो हम कैसे जीते। भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम हम करते। और जिसमें एक दो नए आदमी आए, पहले तो उन्होंने कांग्रेस का पट्टा तोड़ किया, फिर मिलों का पट्टा तोड़ किया, और वहां से छोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में कोई शंका नहीं है कहते हुए ओम कानवा जो पहले कांग्रेस का पट्टा तोड़ किया और मिलों का एक दूसरों से खत्म करने का काम किया, और आप वही काम भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करने के बाद में ये बहुत बड़े विधायक बनने वाले थे, उनको वोट करता करती नहीं बनने। ना तो उनमें क्वालिटी है, ना कोई जनता को सुनने का उनका सिस्टम है, और ना उनको जनता चाहती। नमस्कार, मैं आनंद बागोतिया आप सभी का स्वागत करता हूं एपी पॉडकास्ट शो में। आज हमारे बीच हैं ऐसी शख्सियत जो अपने बोलने की बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं, जो नेता हैं, अभिनेता हैं, भजन गायक हैं, किसान नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान वाल्मीकि समाज के प्रदेशाध्यक्ष और किसान मोर्चा के नगर महामंत्री और नगर मंडल के सदस्य अमित कल्याण से। अमित कल्याण जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपके चैनल का, आपके इस पूरे स्टूडियो के जितने भी तमाम साथी हैं, मुझे इनवाइट करने पर, मुझे बुलाने पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी राजनीति में कब आए, तो क्यों आए? मैं मेरी शिक्षा के बाद के अंदर 1995 के बाद में मैं शुरुआती दौर में राजनीतिक में आ गए। 1995 से? हाँ। आने की वजह यह थी आपकी? आने की राजनीति क्यों में आने की मेरी वजह यह थी कि मेरे किसान, मजदूर, मजलूम का जब परिवारों के देखता था, वो तड़पते थे छोटे छोटे काम के लिए, तो उनको गंभीरता से मैंने देखा कि उसी कम्युनिटी से, उसी सिस्टम से मैं आता था, क्योंकि मैं भी, मेरा परिवार हो गया, बड़ा गरीब परिवार था, मेरे परिवार के लोग लाते थे। दशा को देखते हुए मैंने राजनीति में अपना कदम रखा। राजनीति में आने के बाद में आपको लगता है कि उनके सुधार हुआ? तो नहीं, हमने मुकाबला किया है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, प्रशासन से मुकाबला किया है, चाहे इसी भी राजनीतिक पार्टी की सत्ता रही हो, हम लोगों ने उन पे ये लड़ाई लड़ी है। उसमें काफी हद तक हमने उसमें विजेता भाई है, और उन बुजुर्गों और लोगों के लिए लड़ाई लड़ तक उनका फायदा किया है, और उसका फायदा भी परिवारों को मिलने का काम किया है। आपने जब राजनीति स्टार्ट की थी तब कौन सी पार्टी में थे और आज कौन सी पार्टी में है? मैंने राजनीति कब शुरू की थी, मैं बहुजन समाज पार्टी से स्टार्टिंग में कार्यकर्ता बना, प्राथमिक सदस्य, क्योंकि मेरा परिवार
बहुजन मूवमेंट से था और मेरे पिता के वो सरकारी जॉब में थे। और आपको पता है कि कांशीराम जी ने बाम से पढ़ाई, और बाम से क्यों बनी थी, तो जितने भी दलित समाज के थे, ओबीसी के लोग थे, एसटी के लोग थे, जो जितने भी लोग थे उन लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया, कैडर का काम किया, बाम सेब के सदस्य बनाए। और उसके बाद में अपने राजनीतिक गांव-गांव में जाकर वो राजनीतिक कार्यकर्ता बनाए। और उसी जब कैडर घरों में लगता था तो मैं छोटा-सा था, करीब 11-12 साल का हुआ करता था। तो मेरे घर के अंदर गाँव के मेरे पिता की ड्यूटी लगती थी कि आप सर्विस में हो और आपके गाँव में बड़ा अच्छा माहौल है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आप लोग गाँव के लोगों को, गरीबों को बुलाओ और रात के करीब 10 बजे से लेकर रात की 1 बजे तक बंद कमरे में गाँव के किसानों के, मज़दूरों के साथ कैडर दिया जाता था। और वो कैडर रेलवे के कर्मचारी हुआ करते थे, जो बाली सेब के सदस्य थे, कांशीराम जी के दिन थे। वहीं से मुझे राजनीतिक में चेतना मिली और वहीं से हम बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता किया। पहला वोट अगर मैंने दिया है, तो वो बहुजन समाज पार्टी के हाथी के चिन्ह पर लगा है। और आज आप कौन सी पार्टी से? आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ और नगर मंडल का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अंदर महामंत्री के पद पर काम कर रहा हूँ। आप तो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने इंडिया मानसिक तो लगभग सभी पार्टियां में शामिल रहे हैं। तो आपने बसपा से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी में इस तरह का रहा है। तो ये क्या था आपका? आपने पार्टी बदलने का मेन रीज़न क्या था? रीज़न मेरा ये था कि मैं दब्बू राजनीतिक नहीं का। मैं कभी भी किसी नेता के सामने अपने हक और अधिकार की जब बात आती है, तो किसी नेता के उसके पेट के नीचे और नहीं देखता हूँ। आँखों से आँखें मिलाकर बात करने की क्षमता रखता हूँ, काबिलियत रखता हूँ। और जहाँ उन लोग बड़े-बड़े जो नेता है, जो अपने राजनीतिक पार्टी में कद रखते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो वो क्या गरीब जो दबे-कुचले गरीब लोग होते हैं, उनको शोषण करने का काम करते हैं। वो चमचागिरी करवाने की कोशिश करते हैं। मेरे खून के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम कांशीराम जी के कैडर हैं। हम उनको आइडियोलॉजी मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और उन्होंने सिखाया है कि राजनीति एक वो ऐसी चीज़ है, अगर राजनीति करोगे तो बड़े से बड़ा ताला है वो राजनीतिक करने से खुल सकता है। आपकी किस्मत है, वो राजनीतिक ताला है, उसकी चाबी है, वो राजनीतिक है। उस वो राजनीतिक चाबी लगाओगे तो आप वहाँ अपना काम कर सकते हो। अगर आप दप्पू की करोगे, आप चमचागिरी की राजनीति करोगे, तो आप गरीबों का भला नहीं कर सकते, आप मजलूमों का भला नहीं कर सकते, आप खुद का स्वयं का भला कर सकते। मैं पार्षद की टिकट ले सकता हूँ चमचागिरी से, मैं बीजेपी की टिकट ले सकता हूँ चमचागिरी से, परंतु मैं मजलूमों की, किसानों की, मजदूरों की, उनकी वकालत करके उनका हक और अधिकार नहीं दिला सकता। इसलिए मैं ऐसी मार्केट में चर्चा चलती है और मैं इस पर कोई भी ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, कोई चर्चा नहीं करता हूँ इस मामले। आप अभी बता रहे हो कि आप काशीराम को गुरु मानते हो, पर आपने फिर भी बीजेपी सॉरी बसपा छोड़ के बीजेपी जॉइन की थी। तो उस टाइम क्या मुद्दा रहा था जब आपने बसपा चुनी? देखो, राजनीति के अंदर मैंने कह दिया कि हम कैडर ज़रूर काशीराम जी का लिया, परंतु काशीराम जी का कैडर लेने के बाद में हमने बहुजन समाज पार्टी में तमाम काफ़ी समय तक हम लोगों ने 95 से लेकर 2007 तक हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया। काम करने के बाद में जो राजनीति में पड़ाका आ जाता है, तो वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता हैं, उनकी तरह चमचागिरी करवाने की कोशिश करते हैं। परंतु मेरे जो खून में था, वो कांशीराम का कैडर था और कांशीराम जी के कैडर के अंदर ये चमचागिरी, एक किताब मैंने थी, आपने पढ़ी होगी कि चमचागिरी, ये चमचा होता है, सब्जी बनाने के काम आता है और जो खाने के बाद में ये चमचा कोई काम का नहीं होता। ये राजनीतिक लोग हैं, सब्जी ज़रूर पैदा करते हैं, परंतु वो सत्ता में आ जाते हैं, वो विधायक बन जाते हैं, किसी पद पे चल जाते हैं, तो चमचों की कोई सुनवाई नहीं करती। इसलिए उस कैडर को लेकर मैंने ये हमेशा अपने गब्बू राजनीतिक नहीं किया, चमचागिरी की राजनीति खास करके नहीं करने का काम किया है। आपका कहने लगता है भी जब बसपा में थे तो वहाँ के जो भी नेता थे रहे आपको एक चमचा समझने लगे, तो आपने बीजेपी छोड़ी। एकदम सही कहा आपने। उस माहौल में मैं काम नहीं कर सकता, मैंने पहले भी बता दिया है, मैं एक तब्बू की राजनीति नहीं करना चाहता। फिर बीजेपी से फिर वही हुआ, आप कांग्रेस में गए थे। देखो, मैंने पहले भी बता दिया,
मजलूमों की, गरीबों की, किसानों की कोई बात नहीं करता है, चाहे राजनीतिक पार्टी कोई हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सका हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हूँ, परंतु मेरे बलबूता है, वो देश की जनता है, गरीब है, मजलूम है, किसान है, उनके वकालत करके, उनके बलबूते पर हमेशा चुनाव लड़ता आया हूँ। मैं कभी भी राजनीति को ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कौन दूसरी पार्टी। आज फिर बीजेपी में हुआ। हाँ, आज मेरी जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता, जो भी मेरे काम होते हैं, जो भी नेता है, मेरे विधायक है, यहाँ के मंत्री हैं, जो भी मैं कोई काम करता हूँ, मेरा काम होता है। जब तक मेरा काम करेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जब तक मेरे जो आइडियोलॉजी है, किसान है, मजदूर है, वोटर है, मतदाता के काम नहीं करेगी, तो कदाचित भी मैं उस पार्टी में नहीं रहूंगा। ये मेरा सीधा का सीधा सभी राजनीतिक पार्टी में कहना है। जब भी मैं पार्टी ज्वाइन की थी, उसी टाइम में मेरा यही हाल था। मैंने कहा जब मैं कोई काम को मजलूम का काम को वो मेरा काम होना चाहिए, और जब तक काम नहीं होगा, मेरा काम नहीं कर, उस राजनीतिक पार्टी में नहीं रहूंगा। आज आप एक प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान वाल्मीकि समाज का, तो राजस्थान वाल्मीकि समाज में आप अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्या ऐसा कार्य किया था आपने? मुझे राजस्थान वाल्मीकि महासभा का प्रदेशाध्यक्ष जनता ने बनाया। आरक्षण उपवर्गीकरण एक होता है, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने फैसला सुनाया कि आरक्षण का फायदा निचले स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचा है। जो एमपी बन गया, उसका परिवार का बच्चा एमपी बना, उसका भाई एमपी बना, उसका विधायक एमपी बना, उसका परिवार मंत्री बना। परंतु निचले स्तर पर आरक्षण के अंदर, हकीकत के अंदर जो एपीडी दरमीडी एक ही परिवार में ये राजनीति आरक्षण का फायदा लेते। आरक्षण उपवर्गीकरण का 7 जजों के फैसले को लेकर तमाम हमने राजस्थान के अंदर भ्रमण किया है, हमने अपनी टीम बनाई है, और राजस्थान की सरकार के सामने प्रपोजल बना के ये कहा है कि 7 जजों का फैसला आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू किया जाए, जिसमें सबसे बड़ी कौम अगर है तो वो उसका नाम है वाल्मीकि। उसके बाद में मजबी, सांसी, खट्टी, हलवाई, काफी ऐसी जाति सताई जाती हैं, उनका आज तक उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। ना तो उनका वार्ड पंच बड़ा, ना उनका सरपंच बड़ा, ना उनका विधायक बड़ा, ना लोक स्मारक हो, न आतर मंत्री बना, न आईएएस बना, न कलेक्टर बना, न बाबू बना। आज 10-10 की ठोकरें खा रहे हैं, फटे कपड़े हैं उनके, गरीबी के अवस्था के अंदर जी रहे हैं। उनकी लड़ाई, उन बदलों की लड़ाई, उन 27 जातियों की लड़ाई, जिसमें वाल्मीकि समाज का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते और आरक्षण उपवर्गीकरण का भी मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। इस बात को लेकर भी उन मजलूमों पर के आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। वो फायदा कम मिलेगा, वो आरक्षण का डिवाइडेशन होगा। जिन लोगों ने आकर फायदा लिया है, उन लोगों को 9% मिले, और आधा जो है जिनको आज तक भारत देश के आजाद होने के बाद भी आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, उन लोग को भी 9% का फायदा मिलने का काम करे। इसकी लड़ाई का काम है, और इसीलिए मुझे इस पद पर प्रदेशाध्यक्ष के नाते मुझे बनाया। बखूबी समाज का काम है, लड़ाई लड़ रहे हैं बड़ी ईमानदारी से। अब नाम के आदि किसान नेता लगाते हैं, तो क्या आप एक किसान हैं? एकदम सही क्वेश्चन है आपका। काफी ये पसंद करते हैं जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते। मेरे खुद की जमीन 22.5 बीघा है इसी सूरत करके। मैं खुद किसानी कर चुका हूँ। राजनीतिक मायने के बाद में ज्यादातर मेरा राजनीतिक सामाजिक कार्य के अंदर जनता भी सुनने में ज्यादा रहता है, और किसानों की वकालत कर गए। ये मेरा नाम नहीं है, हमने राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे सूबे, चाहे एटा सिंगल सरबाइनर ले लीजिए, चाहे आप बीमा करेब को ले लीजिए, चाहे वो यूरिया खाद को डीए, कोई भी मामला हो किसानों के, उसके अंदर हम लोगों ने भागीदारी ली है। उन किसानों का हक अधिकार भी दिलाया, डीआरपी दिलाई है। और एटा सिकरा सब माइनर का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और पूरे राजस्थान में एक पहचान बनाई थी एटा सिकरा सब आंदोलन में। वो पे जन उसका दोबारा हम आंदोलन करेंगे, और एटा सिकरा सब की डिब्बा बैंक को खुशहाल बनाने का काम देंगे। हरी भरी फसलें होगी, और जो आज ग्रीन जो किसान है वो एक मजबूत किसान बनने का काम करेगा। इस पैटर्न पे हम वो काम कर रहे हैं, इसीलिए मेरे नाम क्या है तो किसान लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता। आपने अभी इतना माइनर का नाम दिया था, क्या वहाँ अभी जो आंदोलन के बाद में भी कुछ सुधार हुआ है, या अभी भी उसी पोजीशन में? हमने एटा सिगरा से आंदोलन लड़ा, काफी मुक्तमी हुई, प्रशासन और पुलिस के सामने हमारा आमना सामना हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जिसमें हमारे मिली गई जनता के लिए किसानों की चोटें लगी, मुकदमेबाजी भी और मुक्केबाजी हम झेल भी रहे। उसके बाद में उन लोगों का एटा सिगरा आंदोलन के बाद में किसानों के स्पेस ट्यूब के कनेक्शन मिले,
उससे किसानों की ट्यूबों के ऊपर लहराने वाली फसलें हैं, चाहे वो आपने सरसों की फसल ले लीजिए, चाहे आप छोलों की फसल ले लीजिए, तमाम फसलें होती हैं मौसम के हिसाब से उन ट्यूबों के मेरे की किसान है वो उस स्पेशल जो कनेक्शन मिले थे ट्यूबवेल के उनसे लहराने का काम करते। ट्यूबवेल हुआ अपना जरूरी था, आपका था कि भी नहर की का पानी मिलना चाहिए, तो वो ट्यूबवेल तो पहले भी हो सकती थी, पर आपका नहर का पानी का मिला या नहीं मिला? नहर का दोनों मेन तो नहर के लिए था, नहर के पानी गिरने पर था आपका। आपको मालूम है कि हमने जब वो आंदोलन लड़ा जिसमें मैं शामिल था, अगवा नेता के रूप के अंदर हमने काम किया, सरकार के सामने बात हुई कि ये तमाम जो आपके टसग्रसर आंदोलन की बात है, ये नहर की बात है। वो नहर अगर राजस्थान में इस इंदिरा गांधी से कोई कनाल निकलेगी, पानी दिया जाएगा, कहीं भी पानी दिया जाएगा, वो सबसे पहले सरकार एटा सिंगस कंबाइनर सूरतगढ़ विधानसभा को दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अल्टरनेट निकाला, जब तक हम डुअलाइजेशन करें, सरकार ऐसा फैसला ले भी हमें इस नहर से पानी निकालना है, उससे पहले उस व्यवस्था बढ़ाने के लिए एक बार किसानों का आंदोलन को ठंडा करने के लिए हमारे से समझौता किया और स्पेशल किसानों को मैं जो अपने कनेक्शन थे वो ट्यूबवेलों को देने का कहा। बीजेपी की कौन सी कमजोरी नहीं थी कि दुमराम लेदर जीत के या कोई जातिवाद हावी रहा? कोई जातिवाद हावी नहीं रहा सर। हकीकत के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी थी। जिस व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया वो उसको जिता दिए चाहते थे। उसका कार्य था बोलने का, उसके काम करने का। इलाके के लोग बड़े नाराज और बड़े दुखी थे। यहाँ की रिपोर्ट थी वो उसकी नेगेटिव थी, परंतु किसी तरीके से पॉजिटिव किया। इसी चक्कर में वो टिकट भारतीय जनता पार्टी के लेकर आए, जिससे इतनी बड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सूरतगढ़ विधानसभा में हार। इसके अलावा अगर किसी को अन्य किसी को टिकट दे देते तो मैं उनका आकलन है, हमने बड़ी मेहनत की थी, या कम से कम 20 साल से हम भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत कर हम भारतीय जनता पार्टी की चोरी में देने का काम करते हैं। क्या राकेश किशोर आपके प्रिय साथी हैं जो हमेशा आपके साथ में हर आंदोलन में साथ देते हैं? राकेश बिश्नोई एक युवा है और मैं एक प्रकाशी युवा ही, मेरा छोटा भाई। वो 30-35 का होगा, मैं 45 का हूँ, और आप अब तक हम उम्र में साथ में काम करना चाहोगे। सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हैं वो मेरे प्रिय हैं। उनके सारे मामले के अंदर लगातार मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु किसानों की वकालत हम लोग करते हैं, किसानों की वकालत हमारे छोटे भाई राकेश बिश्नोई जी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ काम करते, बड़ा प्यार करते हैं, हो बड़ों का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, बड़े मीठे बोलते हैं, तो उनके साथ काम करना मुझे बड़ा आनंद होता है। और छोटे भाई जिसको प्यारे नहीं होते उनके साथ मेरा लगाव। ये अक्सर ये देखा जाता है कि भी कांग्रेस की पार्टी द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वहाँ राकेश बिश्नोई और अमित किलाना कौन चाहते हैं? ज्यादातर बीजेपी के आंदोलन में नहीं देखा, कांग्रेस आंदोलन हमेशा देखा है, क्या कारण है? कोई कांग्रेस का बुरा नहीं होता, वो इलाके की बड़ी गंभीर समस्याएं और उन समस्याओं के लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर कोई आंदोलन करता, वो अपना खून पसीना बहाता और शहर के लिए, इस सुदृढ़ विधानसभा के लिए अपने को मरने के लिए तैयार होता। क्या आप बताइए कि आप उनकी इमदाद नहीं करें? मेरा शहर अच्छा होना चाहिए। आज वो किसी राजनीतिक पार्टी में होगा, हमने पहले भी उसका सहयोग दिया, इसी बात पर सहयोग दिया था कि आप अपनी राजनीतिक पार्टी का नहीं करोगे, शहर की हक और अधिकार की बात करोगे, बहुत गंभीर समस्या है। आप बताइए, कोई आपके पास बाइकिल है ना, उसका चिट्टा टूट जाता है, और उसके 4 व्हीलर है, उसके चिमटे बड़े काफी लोगों के टूटे हुए हैं। उनके पास गाड़ी की 2-3 चिमटे टूटे और वो अकेले जाके बैठे। कांग्रेस का कोई वहां फ्लैक्स नहीं था, ओनली फॉर शहर के जनहितों को लेकर उन्होंने फ्लैक्स बना रखा था आम लोगों के लिए। हमारा शहर है और कोई हमारे शहर के लिए गंभीर समस्या के लिए अगर लड़ाई लड़ता है तो अमित कल्याण वहां हक और अधिकार की लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगा। वो उस धरने के लिए नहीं रहेगा, वो मेरे शहर के लिए रहेगा। मेरा शहर, मेरी जनता मेरे प्रिय है, उनकी समस्याएं वो मेरी समस्या है। अभी मैंने एक आपसे क्या है कि आप एक नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं और भजन गायक भी हैं। तो आप भजन गाते हुए आपको कहीं आंदोलन देखा है? तो भजन का शौक कब से आया? भजन का शौक
मेरा ससुराल जो है वो संगीत में बहुत इंटरेस्ट, उनकी संगीत की दुकानें हैं, नया इंस्ट्रूमेंट है, वो नया हारमोनियम है, वो बनाते हैं, नया बनाते हैं, बेचते हैं, हर सिस्टम संगीत का वो बेचते हैं। मेरी पत्नी वो भी संगीत में डिप्लोमा, और जब मैं शादी होने के बाद भी आज से 25 साल पहले गया था, तो वो संगीत में ना होता वहाँ पे, सारे छोटे से बच्चा लेकर बड़े से बच्चा उधर को लेकर रहा है, कोई गा रहा है, उनके बीच में मैं भी बैठता था। तो धीरे-धीरे मेरे भी संगीत में इंटरेस्ट हो गया और मैंने भी धीरे-धीरे गाना शुरू कर दिया। आज मैं मेरे ससुराल की देन से आज मैं अच्छा गायकार हूँ, मैं गाता हूँ और समाज के अंदर किसी भी प्रोग्राम होता है, उसके अंदर मैं अच्छा संगीत भजन गायक के रूप के अंदर इलाके के अंदर मैं मेरी पहचान है। ये आप ऐसा जो आंदोलन से संबंधित एक नया भजन बना लेते हो, ये भी देखा आपको? कई बार सुना है कि भी आप जो आंदोलन जिसका भी था तो उसमें भजन में एक नया बनाए कोई जो संगीतकार होता है, लेखक होता है, वो सब कुछ कर सकता है। मुझे गाना आता है, मुझे लिखना आता है, और आपने देखा होगा ओंकार जो भ्रष्टाचारी है, उसके लिए मैंने करीब 90 दिन आंदोलन किया और उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ भी मैंने एक गाना बनाया था, वो सुपर हिट गया और इंडिया का सुपर हिट गया है। और जिसके लिए मैंने गाना बनाया था उस भ्रष्टाचारी का, आज उसको कोई शहर के अंदर कोई पूछता नहीं। तो शूद्रन में बीजेपी कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ा मुख्य कारण तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार चुनाव थे इसके अंदर उड़े, उसके अंदर जो गलत आदमी था जिसको जीतने के हाथ नहीं तो उसको टिकट उससे बटादार हुआ और करीब 55-56 हजार से हारने का काम किया। दूसरा कारण ये कि जब नगर मंडल कोई प्रोग्राम करता है, जैसे हेजड़ी मंदिर पर प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा स्वागत का प्रोग्राम किया, परंतु यहाँ से चुनाव लड़ने वाले वहां नहीं पहुंचे। दूसरा कि इधर आरसीपी के अंदर हमारे पिछली बार चुनाव लड़ने वाले राम प्रताप कासिया जी ने प्रोग्राम किया, तो हमारा नगर मंडल वहां नहीं पहुंचा। यानी कि 3-4 घरे में पट्टी हुई है। अब 3-4 घरे में पट्टी हुई तो बताइए हम 2028 का जो चुनाव विधानसभा का हम कैसे जीत पाएंगे? उससे पहले पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव कैसे जीत पाएंगे? फिर आप बताइए नगर पालिका के पार्षद भी चुनाव आए, वो हम कैसे जीत पाएंगे? अगर ये तमाम जितने गुट बने हुए हैं, ये एक मंच पर नहीं आएंगे, और जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ राजनीति करते हैं, जो विधायक बड़े दे या यहाँ ख्वाब ले रहे हैं कि नगर पालिका में अधिवेशन बुलाएंगे, उन लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ के क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर जब तक नहीं निकालेंगे, तब तक यह भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। एक मंच पर इस इलाके के लोग कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक मंच पर आना पड़ेगा, तब भारतीय जनता पार्टी की जोड़े में हम सीटें नगर पालिका के यहाँ का अध्यक्ष बना के ले सकते हैं, और पंचायत का दोनों पंचायत के प्रधान हम दे सकते हैं, और अच्छे वोटों से हमारे 4 ठोन है जिला परिषद के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिताने का काम हम कर सकते हैं। और जिसमें 1-2 नए आदमी आए, पहले तो इन्होंने कांग्रेस का बट्टागोड़ किया, फिर मिलों का बट्टागोड़ किया, और वहां से छोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में कोई शंका नहीं है कहते हुए ओम कारवा जो पहले कांग्रेस का बट्टागोड़ किया और मिलों का एक दर्जनों से खत्म करने का काम किया, और आज वही काम भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करने के बाद में ये बहुत बड़े विधायक बनने वाले थे, उनको गोड़ कर दिया, 55,000 से आ गया, और अब उनकी राजनीतिक भी खतरे के अंदर है, इतने अनाथ है। अगर कोई आदमी उस नई एंट्री करने वाला ओम कालवा को किसी बड़े नेता के पास देख लेगा, उसका सत्यानाश है, सच्चाई है, पूरा शहर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हमारे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जिसका आप एक लाइन में जवाब दो, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, सूटवेयर का कौन सा नेता है जिसकी वजह से सूटवेयर के लोग भूखते रहे? राम प्रताप काशनिया, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी का हाल का उम्मीदवार था, उस काल से हालात ये पैदा हुए। संदीप कासनिया विवेकानंद स्कूल के लिए हाईलाइट हो गए, क्या भाजपा के प्रमुख नेता बन सकते? कदाचित नहीं बनने, ना तो उनमें क्वालिटी है, ना कोई जनता को सुनने का उनका सिस्टम है, और ना तो उनको जनता चाह। बताया जाता है कि नगर पालिका कर्मचारी यो से ज्यादा आपकी बात मानते हैं। हम बड़ा करते हैं, हमने काम किया है, हम क्षेत्र के लोगों की सुनते हैं और नगर पालिका कर्मचारी भी सुनते हैं।
इसलिए हमारी बात सुनते हैं, काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सूत्र में आपका फेवरेट नेता राकेश बिश्नोई, क्या आपको 2028 में विधानसभा की चुनाव लड़ोगे आप? अगर यह सीट आरक्षित होती है, भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और विश्वास दिलाने में कामयाब रहूंगा। आरक्षित होने पर यहाँ से टूटकर विधानसभा का उम्मीदवार का पक्का चुनाव लड़ने का काम करो। आपकी इतनी एनर्जी कैसे? क्या बाबूजी ऐसा क्या पिलाती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई बता। मैं एक गरीब तबके से आता हूँ। मेरी आज से 25-30 साल पहले परिवार की हालात बड़ी खस्ता थी। मेरी शादी हुई और शादी के बाद के अंदर राजनीतिक में आया और राजनीतिक दौर के शुरुआती दौर के अंदर घर के हालात बड़े नाजुक थे। कई कई बार मेरी पत्नी मेरे राजनीतिक आने के कारण वो भूखी रही। आज अगर मुझे शक्ति मिलती है, मेरे परिवार की मैडम, मेरी पत्नी जो धर्म पत्नी कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे माता, मेरे पिता, तमाम परिवार के लोग मुझे कंधे से कंधा मिलाकर और पीछे खड़े रहते हैं, उसकी बदौलत है कि आज मेरे कभी भी कितनी बड़ी चोट मुझे लगी होगी तो मेरे मुंह पर कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा हंसते हुए देखता है। वो मेरा कारण है, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग हैं, वो मेरे पीछे खड़े हैं, उसकी वजह के कारण है। उसमें सबसे बड़ा मेरी पत्नी है, वो मेरा सहयोग करती है। अपने सूत्र न्यायपालिका की सफाई कर्मचारी के बारे में हम किताब में क्या किया? सफाई कर्मचारी के बारे में जितने भी कर्मचारियों को समस्या होती है, जो उनके सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उसके बाद में उनकी अनुकंपा नियुक्ति बढ़ती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व वाल्मीकि समाज का करता हूँ। करीब 15 व्यक्तियों को मैंने एलडीसी लगाने का काम किया, अनुकंपा नियुक्ति है, और काफी लोगों को सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया। एक दूसरा, आजकल करीब 1.5 साल, पिछले साल सफाई कर्मचारी का एक आंदोलन हुआ था और कुछ राजस्थान में आंदोलन बढ़ा था। उस आंदोलन में सफाई कर्मचारी सूरतगढ़ नगर पालिका के अंदर 5 महिलाएं राजनीतिक में सफाई कर्मचारियों की नेता के रूप में उभर के आई, जिनकी मेन लीडर रेखा कश्यप, माया देवी, किरण बाला, और ऐसी 5 महिलाओं ने उभर कर आज वो अच्छे सफाई कर्मचारियों के जितने भी काम होते हैं वो करने करने का काम करते हैं। हकीकत के अंदर सफाई कर्मचारियों का लीडर ने कभी भी सफाई कर्मचारी को ध्यान नहीं दिया। वो बंधुआ मजदूर की तरह नगर पालिका में काम करते हैं। उनको ये पता नहीं कि राजस्थान सरकार के हम नौकर है, परंतु उनको अपने आप को बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। उन 5 महिलाओं ने मेरे दिशा निर्देश के तहत उन लोगों ने जागृति मैंने लाने का काम किया और उसके बाद में सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हुआ करता था नगर पालिका में, उनसे फेरा चटाने का मैंने काम किया। उसके बाद में उस पूरी की पूरी टीम ने और मैंने साथ मिलकर वाल्मीकि समाज के मोहल्लों में मिट्टी के बैठ कर करके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज नशे से बहुत दूर है, क्योंकि वाल्मीकि समाज आपको पता है कि ड्रिंक नशा बहुत करता था, पर आज के दौर के अंदर वाल्मीकि समाज के अंदर पढ़ाई है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष हो, इसी पैटर्न के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को मानते हुए उसी पैटर्न पे काम करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, नगर पालिका के अंदर कोई भी अगर कब्जा तोड़ना तो उस कब्जे के साथ के अंदर पुलिस को जाना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस प्रशासन होता है, कानून व्यवस्था है, वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है और अधिशासी अधिकारी डायरेक्टर कितने का भाग करें भी ये कब्जा तोड़ना है और वहां पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करवा के कल को झगड़ा दे हो दे। परंतु आज से पहले सफाई कर्मचारियों को आगे किया करते थे, जहां पुलिस को होना चाहिए था। वहां काफी बार महिलाओं के साथ चोटें लगी, उनके साथ डंडे पड़े, काफी तो बद अवस्था के अंदर हुआ। आपको पता होगा कि यहाँ से एक बार हाउसी कोर्ट में एक कब्जा टूटा था और वहां वो फौजी नाम से एक व्यक्ति था, उसका नगर पालिका से टकराव हुआ, पुलिस थी ने एक सफाई कर्मचारी की ईंट लगी सर के अंदर। वह व्यक्ति, वह सफाई कर्मचारी की उस दुर्घटना से बड़ी घटना हो सकती थी, परंतु ईश्वर ने चाहा ऐसा नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से, अगर कोई घटना के अंदर बड़ी घटना हो जाती उसकी जिम्मेदारी कौन थी? कोई नहीं लेता, क्योंकि इनको बंधुआ मजदूर, इनको यूज एंड थ्रो मारते हैं, काम करो और बस इनको रिजेक्ट करो। उस पैटर्न को हमने काफी हद तक खत्म करने का काम किया है।
जादू सफाई कर्मचारी हुए हैं। अभी सफाई कर्मचारियों के हाल में चुनाव होने वाले हैं। ईश्वर ने चाहा, शहर के सफाई कर्मचारियों ने चाहा, तो हमारा संगठन की सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष बनेगी और उसके बाद में कदाचित ही हम हमारे सफाई कर्मचारियों को ये दिखाएंगे कि मैं अगर यूनियन के अध्यक्ष बन गई हूँ तो आप शहर की सफाई नहीं करें। आपको शहर की सफाई करने के लिए सरकार आपको वेतन देती है, उस शहर की साफ सफाई करे, परंतु ऑफिस के अंदर शहर का गलत तरीके से आपको टॉर्चर करता है, आपको परेशान करता है। आपके सफाई कर्मचारियों के कोई डिपार्टमेंटली काम नहीं होते हैं, जैसे पीए है, आपकी वेतन सही समय पर नहीं आती है, आपकी डीए है, आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है, तो यूनियन की अध्यक्ष है को करने का काम करेगी। आशा विश्वास करता हूँ सफाई कर्मचारियों पे हमारे संगठन की रेखा बुशर आगामी चुनाव में अध्यक्ष बनने का काम करेगी। अभी सफाई कर्मचारियों की बात लेते हो, सफाई कर्मचारियों में अलग-अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो हो सकता है कभी भी हो जाता है में यहाँ विरोध भी होता है, आपस में वो एक-दूसरे का विरोध भी करते हैं, में यहाँ उस रूट के बंदा आया नहीं, आ जाएगी छुट्टी करेंगे, इस तरह की भी कई प्रॉब्लम आ रही है। उसमें आप क्या वो कर रहे हो? ये काफ़ी बार प्रॉब्लम हुई है। आपको बताना चाहूँ कि अय्यत और जैयत सफाई ज़मादार जिसको ऐसा ही बढ़ा रखा है। संडे का समय हो और वो कब्जे वाली वार्ड जाता है और रुकवाने का काम करता है। उस दिन पोस्ट ऑफिस खुल रहा था भाई, मैं ये से पूछना चाहता हूँ, एक से पूछना चाहता हूँ और बहुत तू तलाक होती है, तो सफाई कर्मचारियों को आगे कर दिया जाता है। किस लिए कर दिया जाता है कि उन पे जिन्होंने कब्जा किया, जिन्होंने इसको रुकवाना चाहते हैं और झगड़ा आइए का जय का हो गया, सफाई कर्मचारी को एसआई को जमानत को आगे करने का कारण ये रहता है कि हमारे साथ हमारा मुकदमा मजबूत हो जाए, एससी एसटी का मुकदमा मजबूत हो जाए और अनुसूचित जाति 3 एसटीए है वो काम उनके काम आ जाए। मैंने काफी बार समाज को समझाने का काम किया। पहली बात तो संडे को जाना नहीं, और संडे को जाते हो तो आप अधिकारी या अधिकारी से अपना लेटर लीजिए, अनुमति लीजिए और अगर आप रेगुलरली जाते हो तो कम से कम पुलिस जब तक आप नहीं जाती है तब तक आप नहीं चलाइए। दूसरी बात निवेदन आपसे बताना चाहूंगा कि आप कई बार कह रहे गुटबाजी, वही गुटबाजी नहीं है नगर पालिका सफाई कर्मचारी में। सफाई कर्मचारी की नेता रेखा दूसर है, क्योंकि वो सफाई कर्मचारियों की 1.5 साल से लगातार सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए प्रशासन से लड़ती है और उनके काम करवा रही है। जब भी चुनाव होगी सफाई कर्मचारियों की, हमारा संगठन रेखा दूसरा वो अध्यक्ष बनने का काम करेगी। नहीं, गुट तो है ये, जैसे कि मान लो है कि मनोज सिरधौल है, मनिंदर है, उनका अलग और आप किसा बता रहे हो रेखा दूसरा, अभी गुट अलग ग्रुप नहीं हुआ करता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। सब सफाई कर्मचारी एक है, सभी सफाई कर्मचारी और रेखा दूसर को अच्छी इज्जत और मान सम्मान देते हैं और उस इज्जत और मान सम्मान का फायदा वो उन सफाई कर्मचारियों को बेहतर सफाई कर्मचारी की यूनियन की जो नेता है वो रेखा दूसर जी को काम करवाने का काम। यदि आपको अब जैसे चुनाव आने वाले हैं, हेक्स पद के लिए भी आता है, आप विधायक भी बनते हैं, तो आप सूटकर सैटेलाइट का कौन से काम करोगे, यानी कौन विकास से कौन से काम करोगे आप? सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा कि शहर के अंदर ये बाहर की बस्ती है, जैसे आप 37 नंबर वार्ड ले लीजिए, आप 34 से ले लो, आप 40 ले लो, 41 ले लो, 42 ले लो, इनमें पानी भर जाता है। सीवर लाइन सक्सेसफुल नहीं है। हम लोग अगर मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बना तो यहाँ की जो पानी का लेवल है वो बाहर जाए और बाहर शहर के लोगों को समस्या है इससे मिले। शहर के अंदर जो आज कहीं ऊपर है, कहीं नीचे हैं, कहीं पानी खड़ा है, कहीं टूटी-फूटी सड़कें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ, इसको स्मार्ट सिटी, पिंक सिटी के रूप में लाने का काम करूँगा। अगर शहर के लोग, इलाके के लोगों ने मुझ पे आशीर्वाद दिया और वोट के माध्यम से आशीर्वाद दिया, मैं शहर का चेयरमैन बना, तो स्मार्ट सिटी, पिंक सिटी के रूप में लाने का काम करूँगा और सूरत का शहर सुनहरे अक्षरों में इस राजस्थान के प्रदेश के अंदर एक पहचान बनाने का काम है। कुछ हमारे दर्शकों के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये आपकी फेवरेट मूवी कौन-सी है? ये फिल्म कौन-सी है? मेरी दिल्ली 6 फिल्म है और दिल्ली 6 फिल्म इसलिए है कि उसके अंदर वाल्मीकि समाज, हमारे दलित समाज के बारे में अभिषेक बच्चन के जो और उनके साथ किरदार थे, उन्होंने बहुत ही नीच हरकत करने का काम किया और मैंने उस मूवी को देखने का काम किया।
और DB6 फिल्म जितने तमाम जिसमें रोल करने वाले लोग थे उन पे मैंने मुकदमा किया और 7 साल तक लड़ा, परंतु वो ताकतवर लोग थे, मैं हार गया। इसलिए मैं अपनी सबसे प्रिय फिल्म उसी को मानता हूँ कि जिसने मुझे लड़ना सिखाया, और 7 साल लड़ने के बाद मैं हार भी गया, उसके बाद भी आज तक भी लड़ रहा हूँ। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन? श्रीदेवी, उसका बोलना चालना, उसकी एक्टिंग शुरू से आज भी देखता हूँ मैं। आज भी टीवी चैनल में लोग मूवी ये मोबाइल देखते हैं, घर पे जाता हूँ मैं टीवी पे देखता हूँ। अगर श्रीदेवी की अगर फिल्म आई तो मैं पूरी रात को, बच्चे सो जाते हैं गालियां देते रहते हैं, फिर भी मैं पूरी फिल्म है वो देख कर रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर। तो बॉबी जिसका वो भी देख लिया है। नहीं ब्रो, क्या करना, वो डर के सो जाते हैं, बात करने और अपने देखते रहते हैं। और आपको पता है पत्नी कैसी व्यवहार करती है, जो मूड में होती है वो मूड में नहीं होती है, उसको देख ली नहीं और सोना है, पूरे दिन काम करती है, वो क्या सोने नहीं दे रहा, आके टीवी देख रहा है, तो कैसे व्यवहार करते हैं आप लोग सब चाटते। आपके फेवरेट हीरो? मेरा फेवरेट और हीरो है सलमान खान। सलमान खान अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, अच्छी एक्टिंग करता है और सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं वो। उनके साथ आमिर खान भी हैं, और हल्की-फुल्की मेरी शक्ल, लोग कहते हैं मेरे जो चाहने वाले कि आप अजय देवगन की तरह लगते हैं, तो वो भी मेरे फ़ेवरेट हैं। कि हल्के-फुल्का ज़्यादा तो नहीं अजय देवगन, सब बचपन से लग रहा है, तो इसलिए अजय देवगन भी मेरे फ़ेवरेट हैं। आपके राजनेता कौन फेवरेट? मेरा राजनेता जिसको मैं गुरु कहता हूँ, वो साहिब वासीराम जी हैं। इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं, वो भी हमारे नेता हैं। और अभी फ़िलहाल में अगर कोई नेता है तो मैं नरेंद्र मोदी को इस देश का सबसे बड़ा कद्दावर नेता मानता हूँ, और मैं मेरा भी अपना हीरो मानता हूँ, नरेंद्र मोदी मेरे हीरो। आज सोशल मीडिया तो आप रील बनाते हो, और सूत्र में एक नेत्री है पूजा चावला, को भी रील बनाती है। आप दोनों में क्या समानता है? देखो, हमेशा रील कोई आंदोलन होता है उसमें भी हम रील बनाते हैं, और फ्री में होते तो रील बनाते हैं। देखो, राजनीति के अलावा भी आदमी का जीवन होता है, बच्चों के बीच में है, पत्नी के बीच में है, परिवार के बीच में है, तो रील हमें प्रकाश से देता है। हमारे जो पूजा छावला जी हैं, वो नशा मुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन है। जहाँ भी जाते हैं वो उस प्रोग्राम की नशा को छुड़ाने के लिए, और वहाँ रील बनती है तो वो रील पब्लिक के अंदर मैसेज लगती है भी नशा छोड़ना चाहिए, अच्छा कार्य है। परंतु मैं, मेरी बहन है वो पूजा छावड़ा सी से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप सूरतगढ़ में भी थोड़ा सा ध्यान दें। सूरतगढ़ के अंदर बहुत नशा फैल रखा है, छोटे छोटे बच्चे वो नशे के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उनके परिवार को समझाने का काम करते हैं, पर जो एक बार नशे में जाने के बाद में वापस मुड़ना बड़ा कठिन है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी बहन से निवेदन करेंगे, यहाँ भी हम परख करें। पूजा छाबड़ा जी हमारी बहन के साथ हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो भी यहाँ काम करने का। कल्याण जी, आप 10 को क्या संदेश देना चाहो? मैं शहर के इलाका वासियों से, मेरे शहर के लोगों से निवेदन करूंगा कि कचरा घर के अंदर अंदर होता है, हमको इकट्ठा करना चाहिए। नगर पालिका की गाड़ी आती है, उसमें डालना चाहिए। शहर में गंदगी फैलती है तो उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, हमें भी परेशानी होती है, और इस गंदगी से बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं। ये कोई जिम्मेदारी नगर पालिका की अकेले के लिए है, ये जिम्मेदारी ये नगर पालिका के सफाई कर्मचारी की नहीं है, परंतु हमारी छोट बड़ी शिकिर मानसिकता की है कि बाहर जैसे ही कचरा घर के अंदर हुआ, उठाया और बाहर डाल। सफाई करने वाली भी घर पे आई, वही कचरा है वो रोड के ऊपर डाल देती है। मैं पूछना चाहता हूँ शहर के लोगों की आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप लोगों को इकट्ठा करके और जैसे ही गाड़ी आए उसमें डाल दीजिए, वो डिस्पोजल के लिए वहां चली जाएगी। ये निवेदन करूंगा कि जितने भी शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, कि वो कचरा एक जगह रखे और गाड़ी नगर पालिका दी जाए उसमें डालने का काम करें। और जो सफाई कर्मचारी, उनको बड़ा प्यार करें, लिहाजा करें और अच्छा मान सम्मान दे। वो आपके बच्चों की बीमारी को खत्म करने के लिए आए। वो इस शहर के अंदर बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं, उसको खत्म करती है। अदरवाइज़ सफाई नहीं करेंगे, अच्छी ढंग से सफाई नहीं करेंगे, नालियों की सफाई नहीं करेंगे, तो बताइए इस शहर के अंदर गंदगी भी फैलेगी, और गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलने का काम करेगी।
तो ऐसे बहुत बड़े योद्धा के रूप के अंदर सफाई का काम करने वाली महिलाएं और पुरुष हैं, उनको शहर के लोगों को बड़ा प्यार और मान और सम्मान से देना चाहिए। और दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षा, जो गरीब बच्चा है, अमीर बच्चा है, तमाम इस शहर के लोग हैं, वो शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। अगर कोई गरीब बच्चा है, पढ़ने के लायक है, उसमें इतना टैलेंट है कि वो अच्छा पढ़ सकता है, तो उसको सहयोग करके शिक्षा के अंदर इस प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे भैये जो आजकल के नेता हैं, उनसे मेरा चैलेंज है, वो चाहे ओम कालवा हो, ऐसी गंदी राजनीति बंद करो और शहर के विकास के लिए काम करना शुरू करो। अमित प्रेरणा जी, आप नमस्कार, मैं लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एबी पोडिशन और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करूंगा। एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतना बड़ा मंच दिया है। तमाम जितने भी आपकी टीम है, आपका स्टूडियो है, तमाम टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।